हेलो एवरीवन। तुमने गए लास्ट के दो वीडियो में 1.1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 1.2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ रखा है विथ फुल एग्जांपल्स हमने सॉल्व भी किए थे। तो चलिए इसी की सीरीज़ में हम 1.3 करते हैं, जो कि हमारा है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न में कितने क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, रिस्क जितना लेंगे उतना, अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी क्या होगा? हाई होगा। रिस्क लो है तो रिटर्न भी क्या हो जाएगा? रिटर्न भी होगा आपका लो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ओके, तो रिस्क होता क्या है? देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है। रिस्क क्या है? इन्वेस्टमेंट फैक्टर। देट आर क्लोजली लिंक्ड। इफ़ हाई रिस्क देन इन्वॉल्व देन हाई क्या मिलता है आपको? रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। बी हाई, रिटर्न क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि आपने क्या लिया है? ज़्यादा रिस्क लिया है। ठीक है, अगर लो रिस्क रहेगा तो लो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। ओके, फिर इसके वेरियस क्या है? कंटिन्यूशंस ऑफ रिटर्न क्या क्या हो सकते हैं? तो रियलाइज रिटर्न। रियलाइज का मीनिंग क्या होता है? जब आप उसे निकालते हो, मीन्स हटा, आप उसे बेच रहे हो या आप उसे किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो आपको जो होगा वो क्या होगा? रियलाइज रिटर्न होगा। तो रियलाइज रिटर्न इज इज द आफ्टर फैक्ट रिटर्न। क्या है? आफ्टर फैक्ट मतलब वो एक्टिविटी वो इवेंट होने के बाद अकर होता है। रिटर्न दैट वाज अर्न और कुड हैव बीन अर्न। रियलाइज रिटर्न इज द ये पूछ सकता है। रियलाइज रिटर्न इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिटर्न। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड मीन्स हम फ्यूचर रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो हुआ नहीं है बट हो सकता है, तो मेन हैव नॉट बीन ऑकर बट मे बी ऑकर। फिर इल्ड का मीनिंग क्या होता है? इल्ड भी एक क्या है? अपना रिटर्न ही है। ठीक है, इल्ड क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिटर्न है। इल्ड रिफर्स टू इनकम कंपोनेंट इन सम रिलेशन टू प्राइस और सिक्योरिटी। ठीक है, अब कोई पूछा इल्ड क्या होता है, तो इल्ड इज अ टाइप ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द इन्वेस्टर में मेजर्स रिटर्न यूजिंग द फाइनेंशियल रेशियो, जबकि आपकी रेशियो एनालिसिस चैप्टर में है। तो आपका क्या है? आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको क्या कितना रिटर्न मिल रहा है। आपके पास कितना इक्विटी है, इक्विटी का कितना रिटर्न है। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ पर रहेंगे जो आपको पढ़ना रहेगा कि किस किस पे आपको रिटर्न मिलता है, डेट पे कितना पे करना है, वो सारी चीज़ें हमें देखना होता है। फिर यहाँ पे आता है एक्स एंटे एंड पोस्ट, एक्स पोस्ट रिटर्न। एक्स मतलब देखो, एंट मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, सिंपल। तो जो आपको पहले का इंटरेस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्स एंटे, और जो बाद का रहेगा एक्स पोस्ट रिटर्न। तो एक्स एंटे रिटर्न्स रिफर्स टू फ्यूचर रिटर्न्स, मीन्स आपको फ्यूचर में जो होने वाला होगा। एक्स रिटर्न इज द प्रिडिक्शन ऑफ द रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स कैन गेट फ्रॉम अ सिक्योरिटी। कैन यहाँ पे क्या है? देखो फ्यूचर में मिल रहा है ना, एक्स एंटे क्या है? फ्यूचर में होता है। और फिर एक्स पोस्ट क्या है? मीन्स आफ्टर द इवेंट, वो इवेंट होने के बाद का। तो एक्स, ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको अंदर के पॉइंट्स नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क कितना हो सकते हैं? तो टाइप ऑफ रिस्क दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक हो सकता है नॉन सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क आपको क्या होता है? इतना ही होने वाला है या इतना हो सकता है, मीन्स आपने उस काउंटेबल है आपके लिए, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या सिस्टमेटिक रिस्क है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? सिस्टमेटिक इट रिप्रेजेंट that portion of risk which is attributable to a factor of that affect the market value as a whole, that is economic, political, सोशियोलॉजिकल चेंजेस एंड सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अब इसको आप मेजर कैसा करते हो? बीटा, आपको बीटा पढ़ना पड़ेगा, बीटा से ही आप इसको क्या करते हो? मेजर करते हो। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द टोटल रिस्क यूनिक टू अ फॉर्म इन इंडस्ट्री। ये फॉर्म टू फॉर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग ही होता है, इसका कुछ अलग ही चलते रहता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क आपको क्या है? आपको मालूम है कि इतने सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे मार्केट रिस्क या IRR, आप कितना कॉस्ट बेयर कर सकते हो, परचेसिंग पावर रिस्क क्या रख सकते हो। बट अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क है, फाइनेंस रिस्क है, या आपने कुछ डिफॉल्ट हो गया, आपका डेटर से पैसे नहीं मिले, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है? अनसिस्टमेटिक रिस्क में आती है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क देख लेते हैं एक बार क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क इज द पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क, एक जस्ट एक क्या होता है? एक पार्ट होता है इसका टोटल रिस्क का, विच अट्रीब्यूट
टू द फैक्टर अफेक्ट मार्केट एज अ होल, जो पूरे मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, घटेगा तो हमें घटाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये क्या है, मार्केट पे डिपेंड करता है। इट अराइज आउट ऑफ द एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर, वो ऐसी चीज़ों पे होती है जो जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है। और नॉट स्पेसिफाई फॉर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, मे अकर और मे नॉट बी अकर, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्क कॉज्ड बाई फैक्टर दैट अफेक्ट द सम प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। बीटा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो बीटा है ना आप याद करके ही रखो। सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा से मेजर करता है और बीटा रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई डाइवर्सिफिकेशन, मीन्स हम इसको डाइवर्स करके एक से दूसरे पे इन्वेस्ट करके हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट रिस्क, तो आप जो भी ट्रिगर चल रहा होगा, कुछ सोशल दंगे चल रहे होंगे, पॉलिटिकल दंगे चल रहे होंगे, इकोनॉमिक इवेंट्स कुछ चल रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, आपको मार्केट को इफेक्ट करती है, जिससे उसका रेट और रिस्क हमारा बढ़ जाता है। इंटरनल रेट रिस्क, ये भी हमारा फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे, क्या कर दें, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। दिस रिस्क में अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट रेट ऑफ डेट, मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कभी हाई कभी लो होते रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये सारी चीज़ें कभी होती है जब आरबीआई की कुछ पॉलिसी आती है, या क्रेडिट वर्डलेस मतलब क्रेडिट रेट हाई कर देते हैं, ये सब चीज़ें। परचेसिंग पावर रिस्क इज एरोजन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर घट जाएगा ना, क्योंकि जो आज हम 1 रुपये में सामान खरीद रहे, कल वही सामान हमें कितने रुपये में मिलने वाला है, 10 रुपये में। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी सीख लिया ना इसलिए हमें समझेगा। फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, जिस पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो दिस आर द रिस्क दैट एस्टिमेट फ्रॉम नोन एंड कंट्रोलेबल फैक्टर, मैंने क्या बोला, जिस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, विच आर यूनिक एंड रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री। रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क है पहला, रेवेन्यू और प्रॉफिट इन पर्टिकुलर कंपनी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, प्रोडक्ट मिक्स, कंपटीशन एक्सेट्रा। इट में अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी ला दिया, या इंटरनल फैक्टर, दैट इज लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने बिजनेस रिस्क में कवर होती हैं। नेक्स्ट क्या, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आर द एसोसिएटेड विथ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, मीन्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, आपने खुद का पैसा कितना लगाया है और बाहर से कितना लिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अ कंपनी विथ नो डेट फाइनेंसिंग हैज़ नो फाइनेंशियल रिस्क, आपने कहीं से लोन नहीं लिया, खुद सब कुछ खुद का पैसा लगाया है, तो रिस्क नहीं रहेगा। बट हायर द फाइनेंशियल लेवरेज, हायर द फाइनेंशियल रिस्क, आपने लेवरेज चैप्टर में पढ़ रखा है, ये फाइनेंस आपने बाहर से लोन लेके रखा है क्या। दिस में ऑल्सो अराइज ड्यू टू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यू टू फंड टाइड इन वर्किंग कैपिटल एंड रिसीवल, मीन्स आपका वर्किंग कैपिटल में ही पैसा फंसा हुआ है, तो इस सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल रिस्क दे सकती हैं। डिफ़ॉल्ट अराइजेज ड्यू टू मीटिंग of the financial obligation on time, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ड्यूज ऑन टाइम इन केस, आपको जो भी पैसे मिलने थे वो टाइम पे नहीं मिल रहे, तो सब क्या हो जाएंगी, बैंकरप्टी और कॉस्ट बनेंगे, और ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, और ना हो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी रिस्क को कैलकुलेट कैसा करेंगे, तो सिंपल, आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कितने पैसे मिले टोटल रिटर्न निकालो पहला। आप क्या निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क रिटर्न कर रहे हो ना, तो रिटर्न कैसे मेजर कर रहे हैं, तो निकालो टोटल रिटर्न, आपको कितना कैश में पैसे मिले, और आपने प्राइस ओवर द पीरियड कितना चार्ज किया है, और कितने में से चार्ज किया। सपोज आपने असेट्स 100 रुपये का ख़रीदा है, और आपने कैश में आपको 550 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइस आपने 10 रुपये चार्ज किया है, आपने असेट्स 40 का खरीदा था, या मान लो असेट्स 60 का खरीदा था, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए थे, तो आपके लिए क्या है, डिविडेंड अपने, फिर कैपिटल गेन कितना हो रहा है, P1 माइनस P0, P1 आपका अभी क्या है, और P0 आपने इन्वेस्ट किया रहेगा, ठीक है। इनिशियल प्राइस था, और डिवाइड कर दो आपने कितना इन्वेस्ट किया था, तो डिविडेंड भी मिल गया, आपको कैपिटल गेन भी हो गया, और आपने कितना इन्वेस्ट किया था वो से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रिटर्न मिल जाएगा,
ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको कितना डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिला साथ में वो क्या हो रहा है, कैपिटल गेन भी हो रहा है। तो इन सबको ऐड करके आप डिवाइड कर देना इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कितना है। करंट मार्केट प्राइस 600 है। इन्वेस्टर भाई कितने में खरीद रहा है, 100 शेयर्स खरीद रहा है। 600 पे कितना शेयर खरीद रहा है, 100 शेयर खरीद रहा है। आफ्टर 1 ईयर ही सेल दिस शेयर्स एट 720 पे बेच दिया 1 साल के बाद, एंड ही रिसीव डिविडेंड कितना 30 पर शेयर। तो पूरा शेयर्स कितना होगा, इसको कितना पैसा मिल रहा है पूरा। पहले तो इसने कितना पे बेचा, 720 बेचा, तो 100 इंटू 720 करो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 720 कितना, 720 होगा। 72, 72,000। उसने घर तक कितने का, 600 इंटू 100 तो 60,000, करेक्ट। तो उसको कैपिटल गेन कितने का हो रहा है, ये 12,000 का कैपिटल गेन है, करेक्ट। जब 12,000 का कैपिटल गेन इसको हो रहा है और इसको डिविडेंड में कुछ मिल रहा है ना, 720 इंटू 100, 30 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा है, तो 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3,000। तो उसको पूरा गेन कितने का हुआ, डिविडेंड का भी मिला और कैपिटल गेन भी मिला, मतलब 12-3-15,000 का इसको कैपिटल गेन हो गया, राइट, टोटल रिटर्न हो गया। अब आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो 600 इंटू 100 60,000 इतना इन्वेस्ट किया। तो आपने इतना इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो कितना पूरा मिला आपको, 3,000। ये आपका 12,000 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 12,000 प्लस आपका डिविडेंड कितना, 3,000। डिवाइड कर दो, आपने कितना 60,000 लगाया था ना, 60,000 से देखो 12-3-15,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 25%। मीन्स होना आपका रिटर्न कितना है, 25% हो रहा है 60,000 इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला। फिर एवरेज निकालना है, तो आपको एवरेज के 2 फॉर्मूला दिए, अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। आप अभी आपको सपोज कैसे कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई करना है तो वो देखना है। तो व्हेन एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द सेंट्रल, आपको क्या निकालना है, सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप क्या यूज़ करोगे, अरिथमेटिक मीन। अगर आपको कंपाउंडिंग निकालना होगा तो आप क्या निकालोगे, जियोमेट्रिक मीन। आपको बस ये 2 वर्ड याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ, तो आपको जियोमेट्रिक मीन यूज़ करना होगा। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए सिंपल फॉर्मूला है। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी कितना है, फिर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ग्रोथ, आपका देखिए यहाँ पे 4 सिचुएशन दिया, ग्रोथ, एक्सपांसन, स्टेग्नेशन, डिक्लाइन। आपका रिटर्न है 18%, 11%, अगर डिक्लाइन होगा तो -5%। बट आपकी प्रोबेबिलिटी कितना है, अब आप चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसका हमेशा एडिशन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इन सब से, तो 18 इंटू 0.25 तो 4.5, ये सब आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन्स आपको इन फ्यूचर कितना रिटर्न हो सकता है। ठीक है, अब मेजरमेंट, अब जो बीटा कैलकुलेट करते हो ना, तो बीटा के लिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क, तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपका क्या डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। सिंस इट हैज़ इंडिकेट वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, मीन्स जो आपने सोचा था वो तो आपको मिलने वाला नहीं है ना, तो आप कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जनरली द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू मेजर द रिस्क। इसमें क्या क्या मेजर से देखते हैं। पहला सिस्टम सब्जेक्टिव एस्टिमेट है। रिस्क एनालाइजिंग जेनरिक एंड मे बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन एंड any form of the decision making for determining policy and strategy through all level of planning and tactical decision making in different situations. Risk may be expressed as low, moderate and high. आपके रिस्क कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और मीडियम भी हो सकते हैं। when variation of return will not be wide, it may call low level, मीन ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ज़्यादा कम रिस्क बोलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, हाई रिस्क बोलेंगे। मतलब दोनों में तो मॉडरेट लग रहा है तो उसको मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क बोलेंगे। इन इस रिस्क को क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज
असेसमेंट ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन, मीन्स आपने एस्टिमेट किया ना तो ये आपके यहाँ तक ही लिमिट रहेगा। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये भी एक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। रिस्क, हाउ इच पॉसिबल आउटकम डेविएट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इट मेजर्स द रिस्क इन एब्सोल्यूट टर्म, जो मतलब ये कुछ सही बातें बताता है। द हायर द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन, higher the risk associated with the portfolio and vice versa. Generally, a standard deviation is a specific security of portfolio is considered to be total risk associated with the security of portfolio. ठीक है, एक क्या डिनोट करता है, स्टैंडर्ड रिस्क को डिनोट करता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी, या आप ये भी बोल सकते हो सिग्मा बराबर है ओपी। ठीक है, आपको पी से क्या करना है, डिवाइड कर इनटू करना है, और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका क्या क्या है, वेरिएंस है, तो यहाँ पे बोला है वेरिएंस। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्स दिया रहेगा, तो एक्स के हेल्प से आप क्या निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकालोगे, एम से फिर एक्स में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर उसका स्क्वायर निकाल के आप करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इस तरीके से मत करो, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करो। देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। वेट, कितना क्वेश्चन, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं, सब आप टेबल फॉर्मेट में करो इसको। ठीक है, ये जो है ना, आपको इसको टेबल फॉर्मेट में करना है। ये तो ठीक है, आपको ये क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये आपका आर है और ये आपका पी है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले पी आर निकालना है। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर निकालोगे, पी एंड आर। ठीक है, एक वापस कॉलम बनेगा। फिर आपको क्या निकालना है, पी आर मिल गया, तो पी आर से आप क्या निकाल सकते हो, ई आर निकाल सकते हो। तो आप जब ई आर निकाल लोगे, ई आर, तो ई आर का फॉर्मूला क्या है, अब उसका क्या निकालना है आपको, ई आर मतलब आर माइनस क्या निकालना है, ई आर। आपको जब इसको ऐड करोगे ना, तो ये आपको मिलेगा ई आर। ठीक है, इसमें से आप आर को क्या करोगे, लेस कर दोगे। फिर आप इसका क्या करोगे, ई आर का स्क्वायर निकालोगे। ई आर का स्क्वायर मतलब जो आपका जो ये टर्म आएगा ना, इसका इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर। अब इन दोनों में, इसमें और जो आपको पी दिया ना, पी और इससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट टेबल फॉर्मेट में करोगे तो आपको ईजिली पड़ेगा और हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आपको ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे R1, ये आपका -20 R1 और P1 0.05, तो ये आपको देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके सबको ऐड करने में आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। मीन्स आप इतना एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न। आप इसका वेरिएंस निकालोगे, तो वेरिएंस कैसा निकालेंगे, तो सिंपल आपका जो भी ई आर आया ना, आर माइनस उतना ई आर करने का, फिर जो भी आएगा उसको स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर निकाल के ऐड करने का। अब जो भी आपका 150 आया ना, उसको क्या निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, कंसीडर टू सिक्योरिटीज ए एंड बी हुज नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईयर
रिटर्न्स हैव बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक्सपेक्ट रिटर्न कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट दिया है आपको, ठीक है। तो आपको क्या निकालने बोला है, कमेंट ऑन अबाउट, मतलब आपको यहाँ पे आंसर निकाल के दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ये दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन इट इज़ फाउंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी इज हायर देन मीन्स higher than B of security A. So security B is the riskier investment opportunity with standard deviation as risk measurement tool. क्योंकि क्या इसका ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 0.08 है, इसका 0.03 कम है ना, तो कम रिस्क होगा, ज़्यादा तो ज़्यादा रिस्क होगा। फिर बीटा क्या है, बीटा द सेंसिटिविटी ऑफ, ये आपको पढ़ना है, आप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ मार्केट मोमेंट्स आर कॉल्ड बीटा। जो भी आपका मार्केट का मोमेंट होते हैं ना, वो आपको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी टू इन अ पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी, बीटा इज द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीटा मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क में आपको बोलते हैं, और बीटा क्या मेजर करता है, सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करता है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट विल अफेक्ट द मार्केट एज अ होल एंड हेंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू एनी डाइवर्सिफिकेशन। आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है बीटा रिस्क, रिस्क इन द पोर्टफोलियो हो सकता है, रिस्क मार्केट हो सकता है। फिर आपका सिक्योरिटी मार्केट का क्या हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है CAPM, कॉस्ट असेट्स कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है आपका फॉर्मूला क्या है, RF मतलब रिस्क फ्री कितना है आपका, रिस्क फ्री, फिर बीटा इंटू RM माइनस RF, आपका मार्केट में क्या चल रहा है उसमें से जितना रिस्क फ्री है माइनस कर दो। बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंटू डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर करना है। और कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो R इंटू RA माइनस RM। RA क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी A है, और RM क्या है, सिग्मा M क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न मार्केट रिटर्न है, ठीक है। मतलब आपका सिक्योरिटी का और मार्केट हमें कंपेयर करना होता है, तो आपको क्या मिल जाता है, बीटा मिल जाता है, कोवेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द बीटा। आपको क्या कंप्यूट करना है, बीटा कंप्यूट करना है। तो अब देखो आपको दिया है मार्केट का रिटर्न कितना है 9%, और यहाँ का रिटर्न कितना है, एक्स का रिटर्न कितना है 12%। आपको आर भी दे दिया है, तो आपको आर निकालने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या है, आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा एम डिवाइड बाई सिग्मा एम का स्क्वायर, जो भी मार्केट का रहेगा मार्केट का स्क्वायर करने का। तो आपका आर कितना है, देखो आर कितना है 12 है, मतलब सिग्मा आर कितना दिया है 0.72, तो 0.72 देखो यहाँ पे उसने उल्टा लिखा, आपको यहाँ पे 0.72 लिखना है, यहाँ पे लिखो 0.72। फिर आपका आर ए कितना है, आर ए आपका है 12, आर ए कितना है मतलब वही आर एक्स कितना है 12, आप यहाँ पर 12 लिखोगे। फिर आर एम कितना है 9%, तो 9 इधर लिखोगे और 9 का फिर स्क्वायर कर दोगे, तो जो भी आप आंसर करोगे ना आपको कितना देगा 9.6 आएगा। तो आप अपने फॉर्मूला के हिसाब से करो, टेक्स्ट बुक में उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका स्टॉक, आपका यहाँ पे रेशियो का पढ़ना है, तो डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स कैसे करोगे, एनुअल मीन्स आपको अपने देखा था ना डिविडेंड कितना मिल रहा है, वो सब चीज़ें देखना होता है। तो डिविडेंड पर शेयर कितने को, इसने को छोटा करने दो, ओके। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल रिटर्न निकालना है, तो देखो क्लोजिंग शेयर प्राइस कितना है 312, डिविडेंड पर शेयर कितना है 350, फिर आपका 389 हुआ, फिर 6.75, इस साइड आपको रिटर्न हो रहा है ना। तो देखो डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको, डिविडेंड मिल रहा है ना पूरा। आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न का यहाँ पे फॉर्मूला दिया जो आपने लिखा था ना उधर, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे और इन सब का टोटल निकालोगे, तो जो ये टोटल आया ना आपका, ये टोटल ये आपका क्या है, एनुअल रिटर्न आ गया, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे आप, अरिथमेटिक मीन निकाल लो, एम मीन्स 38.58। आप कितने साल में निकाल रहे हो, तो साल का देखो 15 से 21 कितने 6 साल होते हैं,
तो 6 साल का आपको निकालना है, 6 साल से डिवाइड कर दो। फिर देखो कैलकुलेशन क्या बोला है, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, ईयर दिया है, एनुअल रिटर्न आपको मिल चुका है, आर मतलब एनुअल रिटर्न मतलब ये आपका क्या है, आर है। एवरेज रिटर्न मीन्स आर एम में मार्केट का रिटर्न कितना चल रहा है, आर एम चल मिल गया आपको, आर एम मिल गया। तो रिस्क फ्री निकालना आपको, तो रिस्क फ्री कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मार्केट में कितना चल रहा है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें से जो माइनस बचेगा ना, और क्या होगा, रिस्क फ्री हो जाएगा, और हमें रिस्क फ्री चाहिए। ठीक है, तो आप ये निकाल लोगे, फिर इसका आप स्क्वायर निकालो। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 1/1 n-1 रेस्ट सिग्मा समीशन आर एम माइनस, इसका निकालोगे तो वेरिएंस कितना आएगा 184, और इसका निकालोगे आप स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, जो कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, आपको मेन ये पूछते हैं, बीटा कैलकुलेट करने के लिए आएगा। मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न का आपका फॉर्मूला, रिटर्न का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको रिटर्न सिंपल वही फॉर्मूला वापस रिपीट किया है, रिस्क फ्री इंटू बीटा माइनस आर एफ, मार्केट में कितना है, आपको कितना फ्री है तो वो करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, बीटा दे देंगे, रिस्क फ्री देंगे, मीन्स आर ए मिल गया, एक्सपेक्टेड आपको मिल गया मार्केट रिटर्न कितना है, तो मीन्स हो गया ना आपका, आर ए मिल गया, आर एफ मिल गया, बीटा मिल गया, तो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 13.6, ये आपको पूछेंगे पेपर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था ये भी। फिर कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ इनिशियल, कितना है 100 कंपाउंड एनुअली है, 100 रुपीज़ कंपाउंड एनुअली कितने 10 साल के लिए कर रहे हो, तो 10% पे कर रहे हो। तो देखो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने पहले ही पढ़ रखा है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + I⁻n, तो वो भी करोगे। और जो आपका ये आता है उसको हम क्या बोलते हैं, PVIF भी बोलते हैं, GT। अगर आपने क्या प्रेस किया बटन, GT का बटन प्रेस किया तो क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, PVIF बोलेंगे, PVIF मीन्स उस साल का। तो इंटू इक्वल टू कितना 10 टाइम्स करोगे तो ये मिल जाएगा, अब ये मिल गया तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको GT प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको GT प्रेस करना है। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, मीन्स ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है, क्यूमुलेटिव अमाउंट। फिर नोट केस 2 है, अवेलेबल फॉर 14,000, क्या है, इंक्लूडिंग वन ऑफ द इमीडिएट पेमेंट 10 एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज़ कितना 2010 सॉरी 210 रुपये। तो आपको क्या पूछा है, इल्ड क्या पूछा है कि इल्ड रिटर्न कितना है, तो अब आप रिवर्स कर दोगे, आपको देना कितना है 1400 देना है। ठीक है, उसमें से आपको कितना मिल रहा है 240 मिल रहा है, तो आपको पूछा है कि कितना मिल सकता है PVIF फैक्टर, मीन्स आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा। तो ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर PV1 + PVIF ए, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, = 14,000 से डिवाइड कर दो तो आपको जो भी आएगा आंसर वो मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछना है MCQ नहीं समझ रहा तो मालूम है क्या करने का, जो दिया है ना बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर कितना 1400, तो 1400 से डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड करना है, 210, क्योंकि छोटा नंबर है, और हमेशा आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा, समझे। अब 1 आपको तो याद रखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला में है तो फॉर्मूला में -1 करना है, राइट। तो MCQ ऐसे बनाएंगे। मैं आपको खाली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करके हमारा सेकंड चैप्टर भी मतलब 1.3 मीन्स फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर हो गया। तो ऑल्सो आपको वीडियो समझ रहे होंगे, और मैंने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा है वो काफ़ी इजी है, एंड वो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी बात बोली आप अगर उतना भी करके जाते हो मीन्स आपका MCQ एंड शॉर्ट आंसर्स ऐसे ही बन जाने वाले हैं। तो ऑप्सो मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस यूट्यूब चैनल पे FM के मोस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स कवर अप कर दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।